हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन अगर किसी को है, यानी कि सिर्फ नीचे का ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज़्यादा है तो उस पेशेंट को क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का बेसिकली मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यानी 120/80 अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो ऊपर का प्रेशर को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे के प्रेशर को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो अगर किसी का सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के बदले 90 या 100 है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या 130 के आसपास, यानी वो बढ़ा नहीं है, सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ गया है, तो वैसे पेशेंट को आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम कॉमन है क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशंस कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में दोनों ब्लड प्रेशर एक साथ ही बढ़ेगा। तो 90 to 95% केसेस में आपको ये मिलेगा कि 160/100 या 170/110 मिलेगा कि सिस्टोलिक भी ज़्यादा है, डायस्टोलिक भी ज़्यादा है, यही मिलेगा। पर बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिस्टोलिक ज़्यादा हो या सिर्फ डायस्टोलिक ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए 160/80 है तो सिर्फ सिस्टोलिक ज़्यादा है, इसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन आइसोलेटेड बोलेंगे। और अगर किसी का सिर्फ डायस्टोलिक ज़्यादा है, यानी कि 120/100 है या 130/110 है, अगर इस तरह का पल्स प्रेशर है, इस तरह का ब्लड प्रेशर है, तो उसको आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर ठीक है, सिर्फ नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो आज हम बात करेंगे इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं, कौन से टिप्स हैं इस तरह के पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहला और यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको आपकी मेडिसिन के साथ अधेर रहना है, आपकी मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेते रहना है। अगर आप मेडिसिन लेने में लापरवाही करेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पूरी तरह से हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग क्या है, मेडिसिन लेने में गड़बड़ करते हैं और खासकर इस तरह के पेशेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़े साइड इफेक्ट्स मेडिसिन से ज़्यादा होंगे, मान के चलना पड़ेगा। बहुत हाई डोज मेडिसिन भी नहीं दे सकते क्योंकि बीपी की ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो दोनों ही ब्लड प्रेशर पे काम करती है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों पे ही काम करेगी। सिस्टोलिक के लिए फिर भी बीटा ब्लॉकर्स और डाययूरेटिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा सिलेक्टिव होती है, तो वो सिस्टोलिक पर ज़्यादा काम करती है। पर डायस्टोलिक के लिए आइसोलेटेड कोई मेडिसिन नहीं आती है कि जो सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे ही काम करती है। तो आपको ये देख के रखना है कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो बहुत हाई डोज में नहीं ले सकते क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, और ले रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा। साइड इफेक्ट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करके मैनेज करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर थोड़े दिन मेडिसिन लोगे और फिर साइड इफेक्ट से डर के अगर बंद कर दोगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उतना अच्छा शायद मैनेज ना कर पाओ। तो जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके साथ प्रॉपरली डिस्कस करके मेडिसिन को लीजिए और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करिए, कंटिन्यू रखिए। बिना डॉक्टर के साथ डिस्कस किए या उसके साइड इफेक्ट्स या प्रोफाइल को डिस्कस किए उसको बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कि हार्ट हेल्दी डाइट का पालन करिए, नमक बिल्कुल कम रखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल साग सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए, लो फैट प्रोटीन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इसको ज़्यादा लीजिए। ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में कंपेरेटिवली आपको सोडियम कम मिलेगा और पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ये सब सारी चीज़ों में आपका सैचुरेटेड फैट्स कंटेंट कम रहेगा। इस तरह से आप प्रॉपर्ली मैनेज करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक पे काम करेगा, ये दोनों पे ही काम करेगा। आपको मान के चलना है कि ये सारी चीज़ें करने से ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले जो प्रॉब्लम्स है बॉडी में वो कम हो जाएंगे, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल ओवरऑल इम्प्रूवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचो कि ये पर्टिकुलर दवा ले लेने से मेरा सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा या ये पर्टिकुलर डाइट लेने से मेरा सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, ऐसा यूजली नहीं होगा। आपको दोनों ब्लड प्रेशर ही कम होगा मान के चलना पड़ेगा। उस हिसाब से अपने ब्लड प्रेशर और डाइट को मेडिसिन को एडजस्ट करना पड़ेगा। नमक का इंटेक जो है वो बिल्कुल दिन भर में 1 से 1.5 ग्राम होना चाहिए। जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती है वो 1.5 से 2 ग्राम है, यानी कि एक छोटा चम्मच रिकमेंडेशन है जिसमें साग सब्जी और सब चीज़ में इंक्लूडेड नमक इन्वॉल्व है। तो आपको जितना बने कम नमक लेना है। जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती है वो इतना ज़्यादा कम है कि हमारे नॉर्मल इंडियन डाइट पे आप कंपेयर करोगे तो नॉर्मल इंडियन डाइट पे वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक होता है। तो आप एक्स्ट्रा नमक तो भूल ही जाइए, ऊपर से अगर साग सब्जी में भी आप नमक डाल रहे हो तो वो भी आपको कम रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा नमक डालोगे तो बाकी दवाओं का एक्शन भी मुश्किल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने और इस तरह की एरोबिक एक्सरसाइज आपको करनी है। एवरेज एटलीस्ट डेली आधा घंटा आपको करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। पर जितना अग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना बॉडी को सब चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होगी। जो लोग का वजन ज़्यादा है, जो लोग का
बॉडी सीडेंट्री है, कुछ काम नहीं करते, बैठे बैठे का जीवन है, उनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि बॉडी वेट कम करिए। अगर आपका बॉडी का वजन ज़्यादा है तो आपको उसको कम करना है हर हालत में। अगर आपका बॉडी वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि ये लोग का भी मोटापा ज़्यादा है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में उनको दिक्कत ही आती है। तो अगर आपको इससे निजात पाना है तो डेफिनेटली आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा और अपने वजन को कम करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल है अपने आप को नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स लेवल्स पर आपको लेके आना पड़ेगा। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, उसमें आपकी हाइट और वेट का एक रेशियो निकाला जाता है और आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से 25 के बीच में आना चाहिए। अंदाज मान के चलिए 20 के आसपास रहना चाहिए। तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं और ये अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो ही आप उसको मान के चल सकते हैं कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वजन आपका ज़्यादा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होगा और आपको मैनेज करने में मुश्किल आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अल्कोहल को ज़्यादातर कम रखिए, क्योंकि अल्कोहल आप ज़्यादा लेते हो तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल लोगे उतना ज़्यादा आपका हेल्थ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो जहाँ तक पॉसिबल है अल्कोहल को बिल्कुल ही बंद रखिए। स्मोकिंग को भी बंद रखना है। स्मोकिंग भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग ये सब को भी आपको अवॉइड करना है यदि आपको अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल चाहिए। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस को कम रखिए। मेंटल स्ट्रेस अगर आप कम रखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे और इससे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सिस्टम बेटर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका ओवरऑल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस को कम करती हैं। आपके काम में, वर्क मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ों में भी आप स्ट्रेस कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल करने के टिप्स पर भी ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप जरूरी है कि आपका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट आपने किया है उससे ब्लड प्रेशर में कितना फर्क पड़ रहा है और पड़ भी रहा है कि नहीं, मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना ज़रूरी है। अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया और सिर्फ मेडिसिन लेते रहे या 6 महीने में आप 1 साल में डॉक्टर के पास आ रहे हो, कभी मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो आपको कितना डोज लेना है मेडिसिन का या इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, कुछ खास पता नहीं चलेगा। तो डॉक्टर के पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने में एक बार रेगुलर चेकअप जरूरी है। और इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि घर पर आप प्रॉपरली बीपी मॉनिटर करते रहें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस जब करते हैं तो कितना एक्यूरेटली आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है वो आप घर पे मॉनिटर करोगे तो बेटर आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको बीपी का डाइट और एक्सरसाइज को मॉड्यूलेट करना है। इसमें चक्कर क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट में जहाँ आइसोलेटेड सिस्टोलिक या डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है वहाँ दवाओं के और साइड इफेक्ट्स और लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों ब्लड प्रेशर एक साथ कम होना चालू हो जाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा हाइपोटेंशन के चक्कर और ये सब के सिम्टम्स ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे घर पर चेक करना ज़रूरी है। घर पर डिवाइस ले लीजिए। बीपी कैसे चेक करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उसका डिटेल वीडियोस हमने किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, तो आपको मदद मिलेगी घर पर बीपी रिकॉर्ड करने में। उसकी एक चार्टिंग और डायरी एंट्री मेंटेन करिए। दिन भर में 10 बार मेजर करना है वैसा नहीं है, एटलीस्ट दिन भर में 1 बार करिए तो आपको प्रॉपर बीपी का मेजरमेंट मिल जाएगा और उसको मैनेज करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप भी जरूरी है कि बाय चांस आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और चीज़ों में कोई मिस्टेक है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करोगे तो आपको बेटर वे में गाइड करेंगे। आप घर पे बैठ के कुछ भी करते रहोगे तो आपको बीमारी कंट्रोल करना मुश्किल पड़ेगा, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि बीमारी के बारे में खुद को एजुकेट करिए। बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को एजुकेट करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ डॉक्टर के भरोसे रहते हैं कि वो 5 मिनट की कंसल्टेशन में आपको सब कुछ बता देगा तो वैसा बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर चीज़ों के बारे में घंटों का अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आज तक शायद ही आपने किसी डॉक्टर को देखा होगा कि जो आपको घंटों तक बैठा के समझाए कि हर एक चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर आप उतना टाइम अगर डॉक्टर का लेना चाहते हो तो आपको फीस भी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा कि आपको अगर 1 घंटा डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करना है सब चीज़ों को तो आपको डॉक्टर भी उतना एग्जॉर्बिटेंटली चार्ज करेगा, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आप जितने बार फॉलोअप करोगे आप उतना हाई अमाउंट्स पे करना भी नहीं चाहोगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर पे ही खुद को एजुकेट करिए। हमारे चैनल में इस तरह के जो एजुकेशनल चैनल्स है वो आपको इस बारे में साइंटिफिक नॉलेज देते हैं, तो आपको उसको समझना है, उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो। तो अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है। सिर्फ डॉक्टर की एजुकेशन के भरोसे आप अगर बीमारी को मैनेज करोगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कि
खुद को एंगेज रखिए। इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज़ या सोशल फंक्शंस या इस तरह के कोई मीट्स अगर होते हैं जहाँ हाइपरटेंशन मैनेजमेंट वगैरह पर डिस्कशन वगैरह होती है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ कुछ नए नए टिप्स मिलेंगे। इस तरह के आप सोशल मीडिया ग्रुप्स भी बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, जिसमें अगर किसी और को भी इस तरह का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बीमारी को कोप कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी अगर प्रॉपर कोई टिप्स देते हैं तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। और दूसरा ये कि कई बार लोग आप 1-2 लोगों को पूछोगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर दवा बता देगा कि ये दवा से फ़ायदा हुआ। आप 100-200 लोग को पूछोगे तो आप क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर सकते हो कि यार ये बंदे ने ये दवा यूज़ की, ये ठीक है कि नहीं, ये दवा से आपको क्या साइड इफेक्ट हुआ, आप कौन सी दवा यूज़ कर रहे हो, आपको कौन सा दवा ज़्यादा सूट कर रही है। तो एक तरह से आपको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा कि दवा, इसके अलावा दवा के लिए चलो डॉक्टर आपको बता देगा, पर आयुर्वेदिक चीज़ें हैं या कोई टॉनिक्स है, लोशंस है, सिरप्स है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो सब चीज़ों को यूज़ करने से पहले आप 4 लोग से पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप गलत चक्करों में फंस जाते हो और गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हो। उसके अलावा आपका पोटेशियम रिच फूड आपको ज़्यादा लेना है। पोटेशियम रिच फूड का बेसिकली मतलब है कि केला है, ऑरेंजेस है, पालक है, एवोकाडोज है, टमाटर है, स्वीट पोटैटो है यानी शकरकंद है, ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक है तो इससे आपका ओवरऑल बॉडी का पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, सोडियम कम होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर रहेगा। आप इस तरह के फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं आपको सॉल्ट भी कम रखना है, तो खाने में भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है। और प्री प्रोसेस्ड या पैकेज फूड प्रोडक्ट्स जिनमें नॉर्मली भी नमक ज़्यादा होता है, उनको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना है। कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आती हैं जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस कम होता है, रिलैक्स करने को मिलता है, तो वो एक्सरसाइजेज खुली हवा में आप अगर डेली एक्सरसाइज करने को जाते हो तो भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और आपको ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। दवाओं का रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर सफिशिएंट स्लीप रखिए, नींद अच्छी रखिए। अगर आपको स्लीप का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट कीजिए। इंसोम्निया पर भी हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, उसके टिप्स हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। और नींद अगर अच्छी रखोगे तो ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम रहेगा, तो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। सडन बिंज ड्रिंकिंग अल्कोहल का मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप अल्कोहल लेते हो तो फिर आपको उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा और ओवरऑल ब्लड प्रेशर कंट्रोल आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर आप सडनली कोई दिन ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हो। इसके अलावा डेली आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। दिन भर अगर आप एक्टिव रहोगे तो ओवरऑल आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी और प्लान को डॉक्टर के साथ रेगुलर बेस पे रिव्यू या चेंज करवाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई दवा आपको सूट कर रही है नहीं कर रही, वो आप डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कस करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के बारे में। आइसोलेटेड अगर आपको ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर बढ़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो, उस बारे में बात की। इसमें ज़्यादातर जो भी टिप्स है वो दोनों ही चीज़ों पर काम करेंगे, दोनों ही तरह के ब्लड प्रेशर पर काम करेंगे। तो इसलिए मान के चलना है कि इस तरह के ब्लड प्रेशर पेशेंट में थोड़ा साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको प्रॉपरली देख के प्रॉपर के साथ डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इनको फॉलो करने की ज़रूरत है। वीडियो एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लाइक और शेयर करें।